class 8. Today we are going to start our next chapter of next topic of chapter number 5, page 64. हमने page 64 को आज कवर करना है and the topic we are going to cover is on the road to the creation of Pakistan. पाकिस्तान बनने की तरफ हमारा जो स्टेप था, हमारे जो प्रोसेस था वो शुरू किस तरह हुआ. हाउ डिड वी think to create our own nation. So there were sets of events जो के which जो थे वो which lead us towards the creation of Pakistan, जो हमें पाकिस्तान की तरफ लेकर गए. There were certain events जो जिनके जरिए हम अपने मकसद के हसूल की तरफ चल पड़े. So there were three main steps which came in our way on the road to the creation of Pakistan. So उनमें सबसे पहला जो था that was a Simla deputation. एक वफद जो था, एक delegation जो था, group of people जो थे वो एक ग्रुप लेकर शिमला के मुकाम पर गए. ठीक है. Despite British assurance that the partition of Bengal was permanent, Muslims feared that the British might give to the Hindus' demands to reunite it. और हमने पीछे पढ़ा था कि उन्होंने Britishers divided the Bengal into east and west parts, और Muslims were happy because East Bengal जो था it was a Muslim majority area. लेकिन बहुत ज्यादा एश्योरेंस जो थी वो अंग्रेजों की तरफ से मुसलमानों को दी गई कि हम जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है उसको अनडू नहीं करेंगे. वी विल नॉट अनडू इट और दिस पार्टीशन विल बी परमानेंट. मगर हिंदूज जो थे उनकी बहुत ज्यादा डिमांड थी कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है इसको अनडू किया जाए, इसको खत्म किया जाए. तो मुसलमान जो थे दे फियर्ड, दे फेल्ट सम डेंजर कि ब्रिटिशर्स जो हैं दे माइट गिव इन टू हिंदू डिमांड्स टू रीयूनाइटेड, के कहीं वो हिंदुओं की बात मानकर उसको दोबारा से ना इकट्ठा कर दें. और सो देन इन 1905 में द लिबरल पार्टी जो थी अंग्रेजों की वो पावर में आई इंग्लैंड में. और जो द पॉलिसी ऑफ लेबर जो पार्टी थी वॉज क्या थी पॉलिसी? टू इंक्रीज डेमोक्रेसी इन इंडिया थ्रू इलेक्शंस. और वो चाहते थे कि इंग्लैंड में सब कॉन्टिनेंट में इंडिया में ब्रिटिशर्स चाहते थे टू कंडक्ट दी इलेक्शंस को कंडक्ट किया जाए, इलेक्शंस करवाया जाए ताकि डेमोक्रेसी जो है, जो जमहूरियत जो है वो वहां पर जो है वो ज्यादा की जाए. लोग अपने फैसलों को डेमोक्रेटिकली करें, लोग जमहूरी अंदाज से अपने फैसले जो हैं उनको लें. बट जो इंडिया हिंदूज थे, हिंदूज वर इन मेजॉरिटी. जाहिर है उस वक्त इंग्लैंड सब कॉन्टिनेंट में हिंदूज जो थे दे वर इन मेजॉरिटी, तो दे वुड विन इलेक्शन. अब मुसलमान जो थे, मुस्लिम्स जो थे, दे हैड अ फियर कि जो हिंदूज हैं दे आर इन मेजॉरिटी एंड इफ इलेक्शंस विल बी हेल्ड तो नेचुरली जो इलेक्शंस होंगे वो हिंदूज जो होंगे वो वुड विन, वो जीत जाएंगे. और इफ दे विल विन द इलेक्शंस then what would Muslims do? जाहिर है मुसलमान कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि डेमोक्रेटिकली इलेक्शंस विल बी हेल्ड. तो मुसलमान वर इन ग्रेट फियर कि अगर ब्रिटिशर्स जो हैं वो इलेक्शंस करवाते हैं तो हिंदूज आर इन मेजॉरिटी एंड हिंदूज would easily win the election. So in this October 1906, a group of Muslim leaders traveled to Simla to see the new viceroy. तो मुसलमानों का एक ग्रुप जो था वो went to Simla
टू सीधा न्यू वाइसराय, नए वाइसराय को मिलने के लिए वो शिमला के मुकाम पर गए और लॉर्ड मिंटो उस वक्त वो नया जो था वो वाइसराय था वहां का, उसको मिलने के लिए एक मुसलमानों का ग्रुप जो था वो वेंट टू शिमला और द ग्रुप वाज हेडेड बाय आगा खान। और हु वाज हेडेड द ग्रुप, कौन क़यादत कर रहा था? आगा खान, जिनका फुल नेम था सुल्तान सर मोहम्मद शाह। 1877 से 1957 तक का इनका पीरियड है। दिस इवेंट इज कॉल्ड शिमला डेपुटेशन। और ये ग्रुप ऑफ पीपल, जो ग्रुप ऑफ फ्यू मुस्लिम्स जो थे, इनको हम कहते हैं कि ये शिमला के मकाम पर जब ये गए लॉर्ड मिंटो को मिलने, तो इस ग्रुप को शिमला डेपुटेशन का नाम दिया गया कि ये शिमला वफद था जो ग्रुप आया था। और जो मुस्लिम्स थे, they asked Lord Minto to consider the important positions of Muslims in Indian society। और ये जो ग्रुप था इसने स्ट्रेस किया, लॉर्ड मिंटो को कहा कि वो he should consider Muslims important position in the his Indian society। जो इंडियन माशरा है उसमें मुसलमानों की जो इम्पोर्टेंस है उसको कंसिडर करें, उसको माने। और जो हाई परसेंटेज है मुसलमानों की आर्मी में, क्योंकि एट दैट टाइम अ लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम्स जो थे दे वर इन द आर्मी, वो आर्मी में थे। और उनकी जो आर्मी थी इंडियंस, ब्रिटिशर्स की जो आर्मी थी, उसमें बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन जो था वो उस वक्त मुसलमानों का था, मुस्लिम्स का था। एंड दे आस्क्ड लॉर्ड मिंटो टू गिव मुस्लिम्स मोर पावर बाय मेकिंग श्योर दे हैड देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स इन इलेक्शन। और उन्होंने स्ट्रेस किया, दे आस्क्ड लॉर्ड मिंटो कि इफ दे आर गोइंग टू कंडक्ट द इलेक्शंस इन द सब कॉन्टिनेंट, तो दे शुड गिव मोर पावर्स टू मुस्लिम्स। और वो किस तरह मुसलमानों को पावर्स दे सकते थे? बाय मेकिंग श्योर दैट दे हैड देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स इन इलेक्शंस, कि वो व्हेन इलेक्शंस विल बी हेल्ड, तो मुसलमान जो हैं, मुस्लिम्स जो हैं, दे शुड इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव, अपना मुसलमान नुमाइंदा जो है वो इलेक्ट कर सकें, उसको वो जो है वो अपने लिए चुन सकें। तो बजाय इसके कि वो हिंदूज को वोट दें और हिंदूज में से अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है वो चूज करें, तो दे शुड हैव अ राइट, मुस्लिम्स शुड हैव अ राइट टू सिलेक्ट देयर ओन मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव फॉर देयर कम्युनिटी। ठीक है, ये उन्होंने लॉर्ड मिंटो को कहा। और लॉर्ड मिंटो जो था, ही एग्रीड एंड द सक्सेस ऑफ द डेपुटेशन greatly improved the relationship between Hindus and Muslims। और लॉर्ड मिंटो जो था, he agreed, वो एग्री कर गया, उसने मान ली ये बात, उसने एग्री कर ली ये बात। और जब उनकी मुसलमानों की ये ऑप्शन जो थी, ये बात जो थी वो मान ली गई, तो उस वक्त जो रिलेशनशिप था बिटवीन मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश, मुसलमानों और अंग्रेजों के दरमियान जो रिलेशनशिप था वो बेहतर बन गया। अंग्रेज और मुसलमान जो थे वो एक बेहतर रिलेशनशिप में आ गए, उन्होंने अपनी रिलेशनशिप को बेहतर कर लिया और दोनों के टर्म्स जो थे वो अच्छे हो गए, दोनों के टर्म्स जो थे वो इम्प्रूव हो गए। और उसकी वजह से वो लोग जो थे उन लोगों में एक दूसरे के लिए अच्छी फीलिंग्स जो थी वो डेवलप होना शुरू हो गई बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप वाज द शिमला डेपुटेशन टुवर्ड्स द रोड ऑफ to the creation of Pakistan, towards the creation of Pakistan। first important step was शिमला डेपुटेशन। ठीक है, उसके बाद था सेकंड स्टेप जो है वो क्या है? दैट इज द फॉर्मिंग ऑफ द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का कयाम, मुस्लिम लीग को कायम करना जो था, it proved very fruitful for the creation of Pakistan, क्योंकि we fought
Through this platform, Quaid-e-Azam fought for the rights of Muslims through this platform. तो मुस्लिम लीग जो थी was founded in 1906, 1906 में मुस्लिम लीग जो थी वो कायम हुई. And at his first meeting in Dhaka, a resolution stated the league's aim. और जो फर्स्ट मीटिंग थी मुस्लिम लीग की, उसमें जो ढाका में हुई, उसमें इस रेजोल्यूशन में, इस तहरीक में बताया गया कि व्हाट आर दी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स फॉर द क्रिएशन ऑफ मुस्लिम लीग. मुस्लिम लीग को बनाने के क्या एम्स हैं, क्या मकासद हैं, हमने एक नई जमात जो है मुस्लिम लीग के नाम से क्यों फॉर्म अप की है. तो इसका मकसद उन्होंने क्या बताया कि टू एनकरेज मुस्लिम्स टू बी लॉयल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट. इस ऑर्गेनाइजेशन का पहला एम था कि वो मुसलमानों को एनकरेज करें, मुसलमानों की हौसला अफजाई करें कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ फेथफुल रहें. दे शुड बी फेथफुल, दे शुड बी लॉयल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट. Second aim was to protect the political interests of the Muslims. मुसलमानों के जो पॉलिटिकल मकासद थे, इंटरेस्ट्स थे, पॉलिटिकल सियासी जो मकासद थे, उनको तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके, उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके. और थर्ड एम जो था मुस्लिम लीग का, वो ये था to improve the understanding between Muslims and other communities. उस वक्त जो कम्युनिकेशन लेवल था, अंडरस्टैंडिंग लेवल था मुसलमानों का, दैट वाज जीरो. मुसलमान जो थे वो बिल्कुल इस बात पर राजी नहीं थे. दे वर नॉट विलिंग टू कोऑपरेट टू एनी अदर कम्युनिटी, टू एनी अदर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी. किसी भी वो दूसरी कम्युनिटी को एक्सेप्ट करने, उसके साथ कम्युनिकेट करने और उसके साथ बेहतर अंडरस्टैंडिंग को कंसिडर नहीं करते थे. दे वर वेरी एग्रेसिव. मुसलमान जो थे उस वक्त बहुत एग्रेसिव हुए हुए थे एंड दे डिडंट वांट टू कोऑपरेट टू अदर कम्युनिटीज. बट द एम ऑफ दिस जो मुस्लिम लीग थी, इसके प्लेटफॉर्म का थर्ड एम यही था टू क्रिएट दी बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मुस्लिम्स एंड अदर कम्युनिटीज. और फ्रॉम 1908 to 1913, the first president was Aga Khan. Aga Khan was the first president of Muslim League from 1908 to 1913. और at the first, शुरू में, in the beginning, Britishers जो थे, they saw that the Muslim League was loyal to them. उन्होंने ये महसूस किया, they felt, they saw it कि मुस्लिम लीग जो है वो अंग्रेजों के साथ एक अच्छी जमात के तौर पर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही है और वो लॉयल है अंग्रेजों के साथ, वो फेथफुल है अंग्रेजों के साथ, गद्दारी नहीं करेगी, मक्कारी नहीं करेगी, चीट नहीं करेगी. सो ब्रिटिशर्स जो थे, दे एनकरेज्ड इट, दे एनकरेज्ड दी मुस्लिम लीग. उस अंग्रेजों ने भी जो मुस्लिम लीग थी उसके प्लेटफॉर्म को एनकरेज किया, उसको सराहा, उसको एक्सेप्ट किया. ठीक है. और जो थर्ड स्टेप था टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, टुवर्ड्स द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, इट वाज द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स. कुछ रिफॉर्म्स थी जो जिन्हें हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से याद करते हैं. Now that both Hindus and Muslims had political organizations, the British government had to pay more attention to the Indian demands. अब ये पॉइंट था कि Hindus had Congress party and Muslims had Muslim League. So both the nation, both the communities have their own political parties. So जो British government थी, they were bound, they felt that they had to pay more attention to the Indian demands. जो मुसलमान और हिंदूज, इंडियंस जो थे, वो डिमांड्स कर रहे थे कि हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए, वी वांट रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. सो अंग्रेज जो थे, they were very clear कि now both of the parties have their own political platform, so they had to pay more
attention to the Indian demands. So in 1909, the Morley-Minto reforms promised future self-government for India and a new voting system which helped Muslims and Sikhs. So 1909 में जो गवर्नमेंट थी, जो मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स थे, उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम फ्यूचर सेल्फ गवर्नमेंट जो है इंडिया को दे देंगे, हम इंडिया को आप लोगों को ट्रांसफर कर देंगे ताकि इंडियंस जो हैं वो खुद गवर्न करें अपने एरिया को, और एक न्यू वोटिंग सिस्टम जो है वो उन्होंने प्रॉमिस किया कि दे विल इंट्रोड्यूस अ न्यू वोटिंग सिस्टम विच वुड हेल्प मुस्लिम्स एंड सिख्स, जो कि मुसलमानों और सिखों को हेल्प करेगा बेहतर फ्यूचर की तरफ. और Indians felt that at last the Britishers were giving them a say in the government. So Indians जो थे they felt it, उन्होंने अब इस बात को फील कर लिया कि आखिरकार जो ब्रिटिशर्स हैं they are willing to give them a say in the government. वो अब राजी हो गए हैं कि हमें इंडियंस को ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसके अंदर अपनी बात करने का मौका जो है वो प्रोवाइड करेगी. बट देन a series of events destroyed Muslims' hopes. At that point, जब मुसलमान और हिंदूज जो थे दे फेल्ट इट कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको रिप्रेजेंटेशन का चांस प्रोवाइड करेगी इन द सब कॉन्टिनेंट, तो उस वक्त कुछ इवेंट्स जो थे वो सीरीज ऑफ इवेंट्स जो थे वो इस तरह के हुए वहां पर जिन्होंने मुसलमानों की जो होप्स थी उनको खत्म कर दिया, और मुसलमान ये सोचने पर मजबूर हो गए कि हमें शायद कभी भी अब हमारे मुल्क में रिप्रेजेंटेशन जो है वो नहीं मिलेगी. नाउ पेज नंबर 65, नेक्स्ट पेज पे आए. अब वो क्या इवेंट्स थे, वो क्या हैपनिंग्स थी जो कि हुई जिनकी वजह से मुसलमान जो थे वो होपलेस हो गए. In 1911, on his visit to India, King Emperor George V announced the reunion of Bengal. Girls, do you want to ask something? You want to ask something? No, teacher. No, on that. So in 1911, अच्छा जी, अब वो कौन से इवेंट्स थे? पहला इवेंट तो था 19 पेज नंबर 65 पर 1911 में 1911 में जब किंग जो था जो एम्परर था जॉर्ज 5 उसने अनाउंस किया कि वो बंगाल जो है. जी बेटा. Who's this? Who's this beta? What's your name? Beta, is there something to ask? Yes, teacher, Okay. I want to ask something. जी बेटा. टीचर, मुझे स्कूल से सोशल स्टडीज की कॉपी मिल गई है, तो उस पे फर्स्ट चैप्टर करूँ मैं? हाँ जी बेटा, फर्स्ट चैप्टर भी करो, और इंशाल्लाह अभी आफ्टर दिस क्लास आई विल टेल सर टू सेंड यू सेकंड चैप्टर. ठीक है, आपको मैंने सेकंड चैप्टर भी भेज दिया हुआ है, इंशाल्लाह यू विल गेट इट सून. ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों चैप्टर्स जो हैं यू विल हैव टू डू इन योर कॉपी. ओके, थैंक यू. ठीक हो गया बेटा. अच्छा, सो अब वो कौन से इवेंट्स थे विच डिस्ट्रॉयड द मुस्लिम होप्स के 1911 में जो किंग था ब्रिटिशर जॉर्ज 5 उसने अनाउंस किया कि बंगाल विल बी रीयूनाइटेड, बंगाल को दोबारा से जोड़ दिया जाएगा, उसकी पार्टीशन को अंडू कर दिया जाएगा, जिसपे मुसलमान बहुत होपलेस हो गए बिकॉज मुसलमान जो थे वो देवर quite happy upon the partition of Bengal. वो बहुत खुश थे बंगाल की पार्टीशन पर, क्योंकि ईस्ट बंगाल जो था वो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था और मुसलमानों को उसमें काफी सेम मिल गई थी. उसके बाद सेकंड. जी बेटा. टीचर, मेरा क्वेश्चन था कि ऑनलाइन क्लासेस से पहले जब हमें कॉपीज नहीं मिली थी तो
तो जब हमें ये काम व्हाट्सएप पे सेंड होता था पीडीएफ से, तो वो मैंने चैप्टर 1 कर लिया हुआ है, लेकिन वो मेरी कॉपी नहीं है, वो मेरे 7th ग्रेड की कॉपी है जिसको मैंने चेंज करके उसके जो पेजेस रहते थे उनमें किया है। तो टीचर मैं उन्हीं में अपना काम कंटिन्यू कर सकता हूँ? बेटा अगर आपको नई कॉपी मिल गई है तो बेटर है कि आप नई कॉपी में कर लो। मुझे अभी तक नई पुरानी कॉपी नहीं मिली, मेरे पास सोशल की नई कॉपी नहीं है, मेरे पास बाकी सब्जेक्ट की, लेकिन सोशल की नहीं है। नहीं, तो आपकी पुरानी कॉपी जो है उसमें तो पिछला काम भी होगा ना साथ, तो वो अनटाइडी लगेगा। मैं फिर एक नई रफ कॉपी तो फिर अगर करेक्ट रफ कॉपी, कॉपी बेटे रफ कॉपी में मन मत करो, you will get the new copy from the school इंशाल्लाह, उसमें करना, रफ में करने का फायदा नहीं है ना बेटा, ठीक है। अच्छा जी, और सेकंड इवेंट क्या था? सेकंड इवेंट था कि इन 1912 जो बैल्कन वॉर्स थी जो कि शुरू हुई थी ईस्टर्न यूरोप में, उसकी वजह से मुसलमान बहुत ज्यादा होपलेस हो गए थे। और ये बैल्कन वॉर्स जो थी, ये क्या कौन सी वॉर्स थी? ये वो वॉर्स थी, ये दो वॉर्स थी 1912 और 1913 की। इसमें जो लड़ी गई थी, ये लड़ी गई थी, they fought for the possession of the European territories of the Ottoman Empire। जो ऑटोमन एम्पायर की जो टेरिटरीज थी उनको हासिल करने के लिए ये वॉर्स जो थी ये लड़ी गई थी। और ये दो कॉन्फ्लिक्ट्स थे जो 1912 और 1913 में हुए थे। और 4 बैल्कन स्टेट्स जो थी इन्होंने डिफीट कर दिया था ऑटोमन एम्पायर को इन द फर्स्ट बैल्कन वॉर। और बैल्कन्स क्या है? ये एरियाज जो थे ये यूरोप में थे, जो कि सर्दर्न ईस्ट यूरोप जो था वो कहलाता था, ठीक है। और ये वॉर्स जो थी इन्होंने बहुत ज्यादा मुसलमानों की होप्स को खत्म कर दिया था, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे दे फॉट अगेंस्ट द मुस्लिम टर्क्स इन दीज वॉर्स। इन वॉर्स में अंग्रेजों ने जो मुसलमान टर्की था उनके लोगों के खिलाफ लड़ा था। और इंडियन मुस्लिम सॉ दिस एज एविडेंस दैट द ब्रिटिश वर अगेंस्ट देम। और मुसलमान जो थे दे वर वेरी श्योर, दे गॉट टू नो कि अंग्रेज जो हैं दे वर अगेंस्ट द मुस्लिम्स, वो मुसलमानों के का साथ नहीं देंगे, वो मुसलमानों को सिर्फ बातों तक अपने साथ रखते हैं, प्रैक्टिकली वो मुसलमानों का साथ नहीं देंगे। और मुसलमानों के ब्रिटिशर्स जो हैं वो अगेंस्ट हैं। इन वॉर्स ने इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया था, क्योंकि इन वॉर्स में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने मुसलमानों के अगेंस्ट लड़ा था, मुसलमान टर्क्स जो थे उनके ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट लड़ा था। और feeling that the British government could no longer be trusted, the League now began to negotiate with Congress and press for self-government for India। अब जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग got to know, उसे पता लग गया, he understood the fact, उसने फील कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है कुड नो लॉन्गर बी ट्रस्टेड, उस पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, वी डोंट हैव टू ट्रस्ट अपॉन द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और उसके बाद जो मुस्लिम लीग थी उसने बिगेन टू नेगोशिएट विद कांग्रेस, उसने कांग्रेस के साथ, हिंदुओं की जो जमात थी कांग्रेस, उसके साथ बातचीत शुरू कर दी, नेगोशिएशंस शुरू कर दी, उसके साथ बात करनी शुरू कर दी। और प्रेस जोर दिया फॉर सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया, और जोर दिया कि इंडिया जो है उसमें सेल्फ गवर्नमेंट जो है, जो इंडियंस जो हैं वो अपने हक के लिए जो है, अपनी सेल्फ गवर्नमेंट के लिए फाइट करें। सब कंटिन्यू क्लियर? अब हमने पढ़ लिए हैं 3 इवेंट्स जिन्होंने रास्ता बनाया फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक हो गया? पहला सिमला डेपुटेशन था, फिर था फॉर्मिंग ऑफ मुस्लिम लीग, और थर्ड स्टेप वाज मॉर्लो मिंटे
मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। ठीक है, अब हमने पढ़ना है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी उसका क्या इफेक्ट था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुई। ठीक है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी जिसे हम जंगे अजीम कहते हैं या हम पहली जंगे अजीम कहते हैं, वो 1914 में शुरू हुई थी और 1918 तक ये जारी रही थी। ठीक है जी, और द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या the Great War began in Europe in July 1914 with the declaration war by Austria-Hungary on Serbia। और ये किस तरह शुरू हुई थी, ये यूरोप में शुरू हुई थी 1914 जुलाई को, जबकि ऑस्ट्रिया हंगरी जो था, ऑस्ट्रिया हंगरी उस वक्त कंबाइंड था, यूनाइटेड था। अब ये दोनों अलग अलग हो चुके हैं, पहले ये यूनाइटेड थे। उन्होंने जंग का ऐलान किया था, दे डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट दी सर्बिया। उन्होंने सर्बिया के ऊपर अपनी वॉर जो थी उसको डिक्लेयर किया था। उन्होंने कहा था कि वो वॉर जो है वो सर्बियंस के अगेंस्ट करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब It was to continue until November 1918 और ये वॉर जो थी ये 1918 तक, दिसंबर तक ये वॉर चलती रही थी। इट वॉज अ लॉन्ग टर्म वॉर, ये लंबी वॉर थी और ड्यूरिंग विच टाइम मोर देन 80 मिलियन सोल्जर्स वर किल्ड और मोर देन 80,000 सोल्जर्स जो थे वो मारे गए थे इस वॉर में। और उसके अलावा बहुत सारे सिविलियंस जो थे उनको भी वो भी मारे गए थे, वो भी अपनी जान से चले गए थे। और मेन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वॉर वो क्या था, मेन झगड़ा जो था, असल वॉर की वजह जो थी वो क्या थी। अब जो मेन कॉन्फ्लिक्ट था वो दो ग्रुप्स के दरमियान था, दो मुल्कों के दरमियान नहीं था, बल्कि देयर वर टू ग्रुप्स। वो दो ग्रुप्स थे जिनके दरमियान ये वॉर थी। और वो ग्रुप्स जो थे वो कौन से ग्रुप्स थे, वो सेंट्रल पावर्स थी। जो सेंट्रल पावर्स थी वो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की थी। ये जो थी ये सेंट्रल पावर्स थी। और सेंट्रल पावर्स हम बोलते हैं जो जर्मन एम्पायर और ऑस्ट्रियो हंगरियन जो एम्पायर थी उसको हम सेंट्रल पावर्स बोलते हैं। और ऑटोमन एम्पायर जो थी, टर्की जो था, उसने बाद में इसको सेंट्रल पावर्स को ज्वाइन किया 1914 में। और 1950 में जो बल्गारिया था उसने भी अलायंस को ज्वाइन कर लिया। सो ये दो ग्रुप्स के दरमियान थी। पहले एक ग्रुप था सेंट्रल पावर्स का जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बल्गेरिया और टर्की था। और उसके अगेंस्ट एक एलाइज था, एक इत्तेहाद था, एक यूनियन। अच्छा जी, अब जो सेंट्रल पावर्स थी दे वर कंसिस्टेड अपॉन जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बल्गेरिया एंड टर्की। ठीक है, ये सेंट्रल पावर्स थी। और इनके अगेंस्ट जो दूसरा ग्रुप था जो आपस में लड़े वो था एलाइज ग्रुप। उसमें इंग्लैंड था, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, जापान और 1917 में अमेरिका ने भी इनको ज्वाइन कर लिया था। सो ये दो पावर्स जो थी, दो सेट्स ऑफ कंट्रीज जो थे ये आपस में लड़े थे। ठीक है, और मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि वर्ल्ड वॉर 2 जो थी वो किस वजह से शुरू हुई थी। वर्ल्ड वॉर 2 जो थी बिगेन इन 1914 आफ्टर द assassination of Archduke Franz Ferdinand and lasted until 1914। ये जो वहाँ का शहजादा था फर्डिनेंड, उसके कत्ल के बाद और उसकी बीवी के कत्ल के बाद ये जंग जो थी ये 1914 में शुरू हुई थी और ये 1918 तक रही थी। और ये मैंने आपको बता दिया है कि इसमें दो ग्रुप्स जो थे वो लड़े थे।
और ऑस्ट्रिया हंगरी जो थी उसने डिक्लेयर की थी वॉर 28 जुलाई को, जब सर्बियन बंदे ने मार दिया था उनके शहजादे को। ठीक है, और ये जो ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड था ऑस्ट्रिया का, वो और उसकी वाइफ जो थे उनको मारा था एक बॉस्नियन सर्ब नेशनलिस्ट ने। सर्बियन बंदा था, बॉस्नियन सर्ब था, उसने मारा था जब वो ऑफिशियल विजिट पे थे टू बॉस्निया। जो ठीक है, और जो असैसिनेशन थी उसके बाद बहुत ज्यादा इवेंट्स जो थे वो शुरू हो गए थे, और ऑस्ट्रिया हंगरी ने इमीडिएटली ब्लेम किया था सर्बियन गवर्नमेंट को इस अटैक के लिए। ठीक हो गया, समझ आ गई है ना अब आपको बेटा? अब हम eventually the war spread to involve 32 nations around the world including those of the Middle East and most of Europe, और इसके बाद तकरीबन 32 और मुल्क जो थे वो पूरी दुनिया के वो भी इन्वॉल्व हो गए थे इस वॉर में, जिसमें मिडल ईस्ट के मुल्क भी थे और मोस्ट ऑफ द यूरोप जो था वो दे वर इन्वॉल्व्ड इन द वॉर। और सेंट्रल पावर्स जो थी they were eventually defeated। और कौन हारा था ये वॉर? वर्ल्ड वॉर 1 जो था ये सेंट्रल पावर्स यानी कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बल्गेरिया और टर्की, ये वॉर जो थे ये हार गए थे, और विनर्स वर एलाइज जो थे जिसमें कि ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, जापान और यूनाइटेड नेशन थे। दे वन द वर्ल्ड वॉर 1। ठीक हो गया। नाउ आप फैक्ट बॉक्स के ऊपर आ जाएं और देखें इंडियाज वॉर एफर्ट। ये आपको पेज नंबर 65 पर ये एक फैक्ट बॉक्स मिलेगा। इसमें आप देखें ये GR लिखा हुआ है, एक कार्ड बना हुआ है, पोस्टर बना हुआ है, विच अपील्स टू मेन ऑफ द एम्पायर टू फाइट फॉर ब्रिटेन। और इसमें इनवाइट किया गया है एम्पायर में कि वो अंग्रेजों के लिए लड़ें, और जो लेटर्स हैं G&R उनका मतलब है जॉर्ज एंड रेक्स, वो किंग को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसमें लिखा हुआ है, इनविटेशन है कि वी आर फाइटिंग फॉर अ वर्दी पर्पस एंड वी शुड नॉट ले डाउन आवर आर्म्स अंटिल द पर्पसेस हैज बीन फुली अचीव्ड। कि हम एक अच्छे पर्पस के लिए ये वॉर, ये इनविटेशन है टू कम एंड वॉर, टू कम एंड फाइट फॉर द ब्रिटिशर्स। किंग की तरफ से एक जनरल पब्लिक को इनविटेशन है कि वो आए और आके हमारी तरफ से लड़े। ठीक है, मैन ऑफ द एम्पायर के लोग जो हैं वो आए। अब इसमें जो अब ये फैक्ट्स बता रहा है कि वॉर में हुआ क्या। द ब्रिटिश यूज लार्ज अमाउंट्स ऑफ इंडियन मैन, मनी एंड रॉ मटेरियल टू हेल्प द वॉर एफर्ट्स। अंग्रेज जो थे उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में इंडियन लोग, पैसा और जो रॉ मटेरियल था, खाम माल जो था, उससे हेल्प की थी वॉर एफर्ट में। और ड्यूरिंग दी वॉर 1.3 मिलियन इंडियन मैन जो थे, जिसमें मुसलमान भी थे, सिख्स भी थे, हिंदूज भी थे, दे ज्वाइंड द ब्रिटिश आर्मी। और ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 months ऑफ द वॉर 80,000 ब्रिटिश एंड 210,000 इंडियन सोल्जर्स वर सेंट फ्रॉम इंडिया। ठीक है, इंडिया से 80,000 ब्रिटिश आर्मी मैन और 2,10,000 इंडियन सोल्जर्स को भेजा गया लड़ने के लिए। और दिस वीकेंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और यहाँ से जो ब्रिटिश रूल था इंडिया में उसको कमजोर होना शुरू कर दिया। और इन द फर्स्ट फ्यू वीक्स, शुरू के दिनों में जो वॉर थी उसने 70 मिलियन राउंड्स जो एम्यूनेशन के थे और 60,550 गन्स जो थी, असला जो था, जो बारूद, गोला बारूद था, वो 70 मिलियन राउंड्स भेजे और 60,550 गन्स भेजी। और एज द वॉर कंटिन्यूड, इंडिया प्रोवाइडेड ब्रिटिश विद सच ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एंड सप्लाईज दैट द इंडियन इकोनॉमी वाज अफेक्टेड। ठीक है, इतना पैसा इंडियंस ने भेजा कि उनकी अपनी इकोनॉमी तबाह हो गई, टैक्सेस बढ़ गए, प्राइसेस चीजों की बढ़ गई, एंड द शॉर्टेज ऑफ फूड और फ्यूल हो गया। और इसकी वजह से मुल्क में बहुत ज्यादा डिसऑर्डर और वायलेंस जो था वो शुरू हो गया। इसके बाद 1
101,439 इंडियंस जो थे वो मारे गए यूरोप में, एंड अगेंस्ट द टर्क्स इन सीरिया एंड इराक, और इंडियंस आल्सो फॉट इन पैलेस्टीन, इजिप्ट, ईस्ट अफ्रीका एंड एल्सवेयर। और इंडियंस जो थे उन्होंने वॉर के जितने भी मकामात थे उन सब के ऊपर जो था वो लड़ाई जो थी वो करी थी। नाउ टीचर जी बेटा। टीचर मैंने आपसे एक बात कहनी है, आपने कहा था ना 80,000 मारे गए थे मैन, जी तो यहाँ जी पे लिखा है 8 मिलियन, हाँ जी तो वो ठीक तो है, 80 लाख होता है, 8 मिलियन। एक ही बात है बेटा। आपने 80,000 बोला था, ये 80 मिलियन, बस यही 80 पूछना है। हाँ बेटा आप ठीक कह रहे हो सकता है गलती से कह दिया हो, लेकिन जो लिखा हुआ है वही सही है ना, 80 मिलियन। ओके, बस यही कंफर्म करना था। ठीक हो गया बेटा। अब आपने अपना सारा काम जो है चैप्टर नंबर 1 और 2 का वो अपनी कॉपीज में कंप्लीट करना है। अगर आपको चैप्टर नंबर 2 मिला है, नो नहीं मिला, वो इंशाल्लाह आपको 1-2 रोज में मिल जाएगा। आई विल टेल सर टू सेंड यू थ्रू व्हाट्सएप। ठीक हो गया? एक्सक्यूज मी टीचर, जी बेटा। एसएससी की कॉपी स्कूल से मिल जाएगी? हाँ बेटा आपको बाकी मिली है यस। तो वो भी मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो वो क्यों नहीं मिली, एसएसटी क्यों नहीं मिली? नहीं, कुछ कॉपीज पहली बार जब ली थी तो मिसिंग हो गई थी ना, तो वो भी लेनी थी, तो मैंने कहा मैं एसएससी का भी पूछ लूं। मिल जाएगी इंशाल्लाह, आपको मिल जाएगी, नो इशू। ठीक है। अच्छा जी, अब हमने कवर कर लिया एक तो स्टेप्स टुवर्ड्स द रोड टू इंडिपेंडेंस, और उसके बाद हमने पढ़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहली जंगे अजीम। यहाँ हमने कवर, यहाँ तक हमने कवर कर लिया है इंशाल्लाह। यहाँ तक आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ही है। इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह वी विल कवर मोहम्मद अली जिन्ना द ग्रेट लीडर। ठीक है। अब आप मुझे बताएं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कोई अंडरस्टैंडिंग इशू है, वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। कोई मसला तो नहीं बेटा? नो मिस। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह कल हमारी क्लास होगी, उसमें हमने कवर करना है मोहम्मद अली जिन्ना द ग्रेट लीडर, और इंशाल्लाह आपको कल या परसों तक सेकंड चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है। तो वो आप लोग स्टार्ट कर दो, लर्न भी करने और कॉपी पर भी करने। ठीक है। यस। चलो फिर इंशाल्लाह कल हम अपनी क्लास में दोबारा मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज।